स्टूडेंट्स, अब तक जो अपन ने देखा वो परमाणु के बारे में, परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है उसके बारे में देखा। उसके बाद अपन ने रदरफोर्ड का जो अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसके बारे में समझ लिया। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदस्य आयनों के लिए बोर मॉडल। अब अपन बोर मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे कि बोर मॉडल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर और इस नाम के कारण ही इसको बोर मॉडल भी कहा जाता है। जो वैज्ञानिक नाम है उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इसको बोर मॉडल कहा जाता है। इन्होंने जब देखा कि रदरफोर्ड अपना प्रयोग कर गए और उस प्रयोग में उन्होंने जो उनकी असफलता का कारण था वो था कि जो वैद्युत विकिरणें उत्सर्जित कर रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके कारण उनकी ऊर्जा का ह्रास होगा और वो इलेक्ट्रॉन आके नाभिक में गिर जाएंगे। तो ऐसा होगा कि अगर वो नाभिक में गिर गए तो इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया, जबकि अविनाशिता का सिद्धांत परमाणु स्थायी नहीं है, परमाणु वहां स्थायी नहीं है, जबकि अविनाशिता का सिद्धांत क्या बोलता है कि न तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वहां ये बात गलत हो गई कि जब बोर मॉडल को जो रदरफोर्ड का प्रयोग था उसमें यही तो था कि अगर लगातार सर्पिल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो वैद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करेंगे जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा और वो आके नाभिक में गिर जाएंगे और नाभिक में गिर गया तो परमाणु स्थायी नहीं है। वहां जाके अब जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो असफल हो गया। तो बोर ने उस प्रयोग को आगे बढ़ाया, उन्होंने कुछ अपने अनुसार बताया, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अब देखो बोर ने अपने प्रयोग को समझाने के लिए 3 अभिग्राहिता प्राप्त की, मतलब 3 अभिग्राहिता दी कि इसके आधार पर अपन परमाणु के बारे में समझ सकते हैं। और उन तीनों के बारे में देखेंगे। जो रदरफोर्ड ने जो कमियां छोड़ दी थी उनको दूर किया किसने? बोर ने, कि क्या हो कैसा करें तो परमाणु स्थायी रहेगा, उसके बारे में। बोर ने जो पहली अभिग्राहिता दी उसमें उन्होंने बताया कि जो भी नाभिक है, अब देखो उन्होंने सबसे पहले जो लिया था वो था हाइड्रोजन परमाणु, जिसके बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये जानते हैं अपन। मतलब ये ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन सदस्य जो है जैसे हीलियम है, लिथियम है, उनके लिए ये बोर का मॉडल है वो अपन यूज में ले सकते हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन सदस्य कोई भी हो, जो हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन के बाहरी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 1 रह सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा हो तो उनको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन सदस्य आयन। जैसे एग्जांपल हो गया अपना हीलियम है, लिथियम, ये क्या है? हाइड्रोजन सदस्य आयन्स हैं, जिनके बारे में भी आप बोर मॉडल को काम में ले सकते हो। तो उन्होंने इस बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए 3 अभिग्राहिता दी कि इसके आधार पर अब मेरे मॉडल को आप समझ सकते हो। उन्होंने पहली बात तो ये बताई कि जब ये नाभिक है, संपूर्ण धन आवेश नाभिक में ही स्थित होता है। और यही बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश है वो उसके नाभिक, उसके सेंटर में रहता है और उसके बाहर लगातार वर्ताकार कक्षाओं में
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो ये वर्ताकार कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। तो बोर ने क्या बताया कि संपूर्ण धन आवेश तो कहां रहेगा, नाभिक में, और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन ये कक्षाएं क्या होती है, उसने थोड़ी सी इसमें बात ऐड कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और वो कक्षाएं क्या होती है, स्थायी। क्या कहेंगे उसको, स्थायी कक्षाएं, या ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ये स्थायी कक्षाएं हैं। तो निल्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा वो वर्ताकार कक्षा में लगाएगा, और वो कक्षाएं क्या होती हैं, स्थायी होती है। ये बात उन्होंने बता दी। अब वहां यही तो था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है लेकिन वो अंदर आके गिर जाएगा। कब गिरेगा, जब क्या करेगा, वैद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करेगा। तो निल्स बोर ने ये बात बताई कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वैद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित नहीं करेगा वो वहां से। अब देखो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो ये कक्षाएं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन, सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा याद रखना। जैसे मैं बता देता हूं कि इस कक्षा को मान ले अपन के एल एम, ये जो स्थायी कक्षाएं उनको अपन ने क्या दे लिया, के एल एम, या 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इनमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जो स्थायी कक्षा है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। मतलब जैसे अब के की बात करें अपन, के पहली कक्षा है के, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n²। जब फॉर्मूला है तो n इक्वल पहली तो 1, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो जो पहली कक्षा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ऐसे अपन दूसरी की बात करें n इक्वल 2, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वही 2n²। कौन सी है ये, l वाली। तो क्या आ जाएगा, l कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 × 4 कितने रह सकते हैं, 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। ऐसे ही तीसरे में कितने आ जाएंगे, 18। ऐसे निकाल लेंगे अपन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स वैद्युत स्थायी कक्षा में है तो ये वैद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब देखो ये जब धनावेश है, ये जो धनावेश है, यहां यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के और इस जो नाभिक है इसके मध्य एक आकर्षण बल लगेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कूलाम। कूलाम या आकर्षण। जो कूलाम या आकर्षण बल है उसी से क्या प्राप्त होता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। समझो बात को। ये जो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, ये कहेंगे अपन, तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। यदि आकर्षण बल लग रहा है तो ये तो यहां आके गिर जाएगा। तो बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है मतलब नाभिक है, उसके मध्य जो आकर्षण मतलब कूलाम जो बल लगता है, उसी से इस कक्षा को बने रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जिसके अनुसार अपन क्या बोल सकते हैं कि F कूलाम बल की बात कर रहे हैं। और ये कब तक बना रहेगा, F कूलाम का मान किसके बराबर होना चाहिए, F अभिकेंद्रीय बल। जब इन दोनों का मान बराबर रहेगा तो ये कक्षा स्थायी कक्षा बनी रहेगी। तो जो आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर
होना चाहिए, जिससे स्थायी कक्षा बनी रहेगी। तो बोर की जो पहली अभिग्राहिता थी वो क्या हुई कि जो भी मतलब जो आवश्यक जो उसमें धनावेश है वो संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है और उस नाभिक के चारों ओर जो वो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्र लगाते रहते हैं, जिनको अपन स्थायी कक्षाएं या ऊर्जा स्तरीय कक्ष बोल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई। अब इन स्थायी लगातार कक्षाओं को बने रखने के लिए जो आकर्षण बल मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कहां से, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से। जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इसी आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जिससे वर्ताकार कक्षाएं बनी रहेगी। ये बात हो गई पहली। इधर आपको ये बता दिया गया कि जो स्थायी कक्षाएं हैं, जो भी स्थायी कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अब ये बात हो गई, अपन क्या लिखे यहां, एफ कूलाम बराबर है एफ अभिकेंद्रीय। तो एफ कूलाम मतलब आकर्षण बल, तो वो कितना होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम के अनुसार पढ़े हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 इनके मध्य की दूरी क्या है, R है। तो इनके मध्य जो भी बल लगेगा वो हमेशा इनके गुणनफल के तथा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो अपने पास बल आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, एफ अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर अपॉन आर के होता है। अभिकेंद्रीय बल को क्या बोलते हैं अपन, mv स्क्वायर अपॉन आर, अभिकेंद्रीय बल का मान है ये। अब देखो, अगर ये प्रोटॉन है यहाँ, तो प्रोटॉन के लिए अपन नाभिक में कितना मान लिया आवेश, जेडी आवेश मान लिए, और ये तो अपने पास क्या हो गया Q1, और इसके लिए क्या मान लिया आवेश को Q2 जो कितना है E है। तो यहाँ वैल्यू रख दो के, Q1 की वैल्यू क्या है जेडी, जो नाभिक में जो प्रोटॉन है, तो क्या लिख दिया अपन ने के जेडी मल्टीप्लाई ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल है mv स्क्वायर अपॉन आर के। ये पहली अभिग्राहिता हो गई। वापस देखना क्या बताया बोर ने बताया कि लगातार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और ये वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं। जब ये वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। मान लिया कि अपन ने जो नाभिक है उसमें जो आवेश वो कितना है जेडी है, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश वो कितना है ई। तो कूलाम जो बल है, अब ये चक्कर लगा रहा है, मतलब कूलाम जो आकर्षण बल हो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है उससे। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, कूलाम का बल किसके बराबर, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। कूलाम के लिए अपन ने पढ़ा है कि Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो देखो Q1 नाभिक में तो अपन ने कितना माना है जेडी माना है, तो ये जेडी, और Q2 को अपन ने क्या माना है ई माना है, तो ई रख दिया अपॉन आर स्क्वायर इक्वल mv स्क्वायर अपॉन आर। ये किसका मान होता है, अभिकेंद्रीय बल का। तो के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ई को ई से मल्टीप्लाई करोगे के जेडी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो बोर मॉडल की जो पहली अभिग्राहिता थी वो इस रूप में थी। अब बात करेंगे दूसरी अभिग्राहिता की। बोर ने 3 अभिग्राहिता दी, उसमें अपन दूसरी की बात कर रहे हैं। बोर ने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। दूसरी अभिग्राहिता क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका
कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग को mv r इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, h/2 के। n लगा दो कक्षाओं की संख्या। तो mv r किसके इक्वल हो जाएगा, h/2 के। n क्या है, कक्षाओं की संख्या, v क्या है, वेग इलेक्ट्रॉन का, r क्या है, कक्षा की त्रिज्या। ये यहां से यहां तक की इसकी r, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या इसकी हो गई और ये त्रिज्या इसकी हो गई। तो m क्या है, द्रव्यमान। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में लगाएंगे जिनके लिए, जिन कक्षाओं का जो कोणीय संवेग का मान है वो h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो अब n/2 तो अपने को पता है, n = 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो ये वाली बात हो गई किसकी, सेकंड अभिग्राहिता की, कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या हो, हमेशा कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। अब बात करेंगे अपन जो तीसरी अभिग्राहिता है बोर की। बोर की तीसरी अभिग्राहिता देखो, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्र लगा रहे हैं। इसको बोलेंगे अपन निम्न ऊर्जा स्तर, और ये दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर। ऐसे आगे बढ़ाएं तो वो अलग कक्षाओं की अलग बात होती जाएगी। अब देखो, यहां यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, कौन से में, निम्न ऊर्जा स्तर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम बाहर से कोई ऊर्जा दे दें तो ये उस ऊर्जा को ग्रहण करके कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तीसरी अभिग्राहिता में यही समझना है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है तो यदि इसको बाहर से ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है तो वह उस ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये बात हो गई। तो अब देखो, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो इसकी अगर आप ऊर्जा E1 मानते हो तो उच्च ऊर्जा स्तर की क्या मान ले, E2। तो ऊर्जा में हुआ अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ये वाली बात हो गई यहां। इसी प्रकार यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है और यदि वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, ऊर्जा को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, तो वह कहां चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो भी डेल्टा इक्वल क्या आएगा, E2 माइनस E1 ही आएगा। तो तीसरी अभिग्राहिता क्या हुई कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, ऊर्जा किसके रूप में अवशोषित करेगा, फोटोन के रूप में। उस ऊर्जा को लेकर यदि वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो जो ऊर्जा का अंतर वो कितना, E2 माइनस E1, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करता है। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये बोर की कौन सी अभिग्राहिता थी, ये तीसरी अभिग्राहिता है बोर की। ये तीन बात हो गई अपनी।